क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is not applied in management accounting? comparative statement, मैनेजरियल रिपोर्टिंग। दी कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर याद करो तो टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस है। मैनेजरियल रिपोर्टिंग, मैनेजर्स को बात बताना, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यही तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। ऑपरेशन रिसर्च प्लानिंग, ये सब भी मैनेजमेंट के काम है। डबल एंट्री सिस्टम, भैया ये मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये तो बुक कीपिंग के अंदर आता है, ये तो बच्चों वाला काम है, ये तो जूनियर लेवल वाला काम है, ये सब पढ़ रखा है। तो डबल एंट्री सिस्टम, ये ध्यान देना वर्ड पे, ये धोखा दे सकता है आप लोगों को। बुक कीपिंग इज द राइट आंसर, डबल एंट्री सिस्टम इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, EBIT अपॉन टोटल एसेट्स। नाउ व्हाट इज EBIT? EBIT का मतलब होता है एक तरीके से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT दर्शाता है अपॉन टोटल एसेट्स। मैंने बिजनेस में जो लगा रखा, ये कौन से काइंड ऑफ रेशियो है? जब मैंने बोल दिया कि EBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है, सो इट वुड बी अ टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल आ गया। अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से बहुत सवाल आए हैं। If the total cost of producing 20,000 units of a product is 90, and if 25,000 units will be produced, then the cost will be 1,05,000. Selling price is 8. What is break even point? Again, I think तीसरा या चौथा क्वेश्चन है जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि दो लेवल पे दो टाइप की कॉस्ट है, तो देख लो कहीं ये सेमी वेरिएबल का पॉइंट नहीं, तो ये सेमी वेरिएबल का ही पॉइंट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ही पॉइंट है। अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढनी है, कैसे ढूंढते हैं? चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स। अब 20 पर 90 था, 25 पे 1,05,000, 1,05,000 माइनस 90, 15,000 का कॉस्ट में चेंज है। यूनिट्स 25 बना रहा था, 20 बना रहा था, 5,000 यूनिट्स में चेंज है, तो 3 रुपए पर यूनिट मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस 8 रुपए पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट 3 आया है, तो कंट्रीब्यूशन मेरा 5 रुपए पर यूनिट आया है। कंट्रीब्यूशन मेरा 5 रुपए पर यूनिट आया है। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर इतनी है तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे ढूंढते हैं? 3 रुपए को किसी भी लेवल पे लगा दीजिए, 3 into 20,000 60,000, but the total cost is 90,000, so fixed cost is 30,000. Obviously total cost में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। 90 minus 60 is 30,000. So ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन, यानी 30,000 में डिवाइड बाय 5, आंसर आ रहा है 6,000, दैट मींस सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 29th, पीवी रेशियो, अगेन मार्जिनल कॉस्टिंग। पीवी रेशियो 25%, सेल्स 1,20,000, फिक्स्ड कॉस्ट 17,500, प्रॉफिट, आई थिंक इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो क्या आता है दोस्तों? कंट्रीब्यूशन, और उसमें से अगर फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दूं तो क्या आएगा? यकीनन प्रॉफिट। 1,20,000 का सेल्स है, पीवी रेशियो 25% करना है। 1,20,000 का 25% कितना होता है दोस्तों? 12,000, 12,000 इंटू 2 24 and 6 30,000। 10% के लिए आपको 1 0 हटाना होता है, 20 को उसका डबल कर दो। इसमें से मेरी फिक्स्ड कॉस्ट 17,500, तो यकीनन मेरा प्रॉफिट आ गया 12,500, दैट इज ए, सही जवाब। नेक्स्ट, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, यही कसर रह गई थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्योरी क्वेश्चंस भी हैं। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग प्रोडक्ट कॉस्ट आर इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इक्वल टू ओनली मार्जिनल कॉस्ट, इक्वल टू सेमी वेरिएबल कॉस्ट, या नन ऑफ द अबव। दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? बेवकूफ बना रहा है सवाल आपको। मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक ही बात है। बचपन की बात भी याद कर लो, जब अपना इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था, एक और यूनिट की बनने की वजह से जो कॉस्ट में चेंज आता है, तो एक यूनिट और बना देंगे तो फैक्ट्री का किराया, फिक्स कॉस्ट तो बढ़ नहीं जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट ही बचा। सो बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है मेरा बी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, ABC एनालिसिस
ABC एनालिसिस भाइयों याद दिला दूं, ABC एनालिसिस इज बेसिकली ऑलवेज बेटर कंट्रोल। कंट्रोल टेक्निक है, कौन से चैप्टर में आती है सर? ये तो हमने मटेरियल के चैप्टर में पढ़ा था। मटेरियल बोले तो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है, सी। नेक्स्ट, इन डिफरेंट कॉस्ट एनालिसिस मैनेजरियल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन। मैनेजरियल डिसीजंस कौन कौन से चीजों पे डिपेंड करते हैं? कॉस्ट एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस की चर्चा हो रही है, पीवी रेशो, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट डिफरेंशियल एंड इनकम डिफरेंशियल, एक तरीके से वो चेंज इन इनकम चेंज इन कॉस्ट वाली बात आ रही है। डिफरेंट इन कॉस्ट बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। अगर मैं मैनेजरियल डिसीजंस की बात करूं तो वो बेसिकली आपके बी एंड सी से होते हैं। पीवी रेशो तो इज जस्ट अ एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन, डिसीजन मेन इन दो से होते हैं। डिफरेंशियल कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, डी। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, the difference between standard hours for actual output and actual hours and multiplied by standard rate। फॉर्मूला पूछ रहे हैं, इससे आसान क्या होगा? क्या बोल रहे हैं, मैं इसको लिख के दिखा देता हूं। स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस, जिसे स्टैंडर्ड रेट से आवर्स का डिफरेंस है। सो इतने घंटे में काम होना चाहिए था, इतने घंटे में हुआ। क्या याद आ रहा है दोस्तों? एफिशिएंसी वेरिएंस, सी सही जवाब। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी। अरे यार इतना आसान, कुछ और नहीं मिला पूछने को, बहुत आसान सवाल है। अगेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस, हमेशा एक्चुअल प्राइस बाद में होती है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो एक्चुअल टू बी लेस। एक्चुअल क्वांटिटी, प्राइस का डिफरेंस, प्राइस वेरिएंस, सी। नेक्स्ट, the budget which usually takes the form of P&L and balance sheet। एक बजट जो बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन, सारे एक्सपेंडिचर, सारे रेवेन्यूज, सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटी, सब कुछ इनकॉर्पोरेट करता है, दैट इज बेसिकली योर मास्टर बजट। जैसे मास्टर की होती है जो सारी तालों को खोल ले, ये मास्टर बजट है जो P&L बैलेंस शीट सब कुछ अपने अंदर संभाल लेता है। नेक्स्ट, सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज फिक्स्ड बजट। आई थिंक क्वेश्चन आया था ना, फ्लेक्सिबल बजट की बात हुई थी। फ्लेक्सिबल बजट में ये बताया था डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट कैपेसिटीज पे अगर बजट बनाया जाए सो दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। तो इसी का अपोजिट, अगर एक ही कैपेसिटी लेवल पर बजट बनाया जाए तो दैट इज फिक्स्ड बजट। अ प्लान ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नो इट इज फाइनेंशियल बजट, डिजाइन टू रिमेन अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट। ये लाइन ज्यादा बेहतर लग रही है, लेकिन अभी रुक जाओ, पेशेंस रखो, आगे भी पढ़ लो। डील्स विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डील्स विद नन ऑफ दीज, ये क्या हुआ? ऑब्वियसली आंसर इज बी। यूनिट्स हमेशा सेम रहती हैं, अनचेंज्ड यूनिट्स के लिए बजट बनाया जाता है, बी सही जवाब है। अब तो आदत सी हो गई है सही जवाब देने की। नेक्स्ट, 37, a good costing system gives equal emphasis on cost ascertainment and cost fill in the blank। एक बढ़िया कॉस्टिंग सिस्टम, अच्छी कॉस्टिंग वो होती है जो कॉस्ट को कैलकुलेट भी करे, साथ में ऑप्शंस देखिए, कॉस्ट रिडक्शन करे, कॉस्ट कंट्रोल करे, कॉस्ट मैक्सिमाइज करे। ये तो बहुत ही वाहियात है, सी पॉइंट। कॉस्ट मैक्सिमाइज कौन करना चाहता है? कौन बिजनेस अपनी कॉस्ट को बढ़ाना चाहता है? हर कोई कॉस्ट कम करना चाहता है। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे दो शब्द हैं, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल। दोनों के बीच में डिफरेंस आप लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, मैंने पढ़ाया है। रिडक्शन इज अ मोर वाइड टर्म। व्हाट इज रिडक्शन? परमानेंट रिडक्शन। इट एम्स एट परमानेंट एंड रियल रिडक्शन इन कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल? एक लेवल तक कॉस्ट को रोकना। रिडक्शन एक बड़ा शब्द है, कॉस्ट रोको, कंट्रोल यहां तक रोको। So obviously बड़े शब्द को आंसर बनाना चाहिए, so it should be cost reduction। सही जवाब है हमारा। नेक्स्ट, the method of costing used both in cinema and in hospital is a dash costing। भाइयों ये सबको पता है, सिनेमा और हॉस्पिटल एक टाइप की सर्विस इंडस्ट्रीज है। सर्विस इंडस्ट्रीज में जो हम कॉस्टिंग करते हैं
ये तो शुरू में ही पढ़ाया गया था, उसे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहते हैं। तो सिनेमा और हॉस्पिटल के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों का, आपका बिल्कुल सही जवाब है। 38 क्वेश्चन करने के बाद मैं कह सकता हूं हम तकरीबन 1 लाख रुपए जीत गए। नेक्स्ट 39th, डैश इज अ लोकेशन, कॉमा, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट फॉर विच कॉस्ट में बी डिटरमिन्ड एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। जिसके लिए हम कॉस्ट निकालते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कॉस्ट सेंटर। नेक्स्ट, बिल्कुल सही जवाब। डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड नॉर्मल लॉस एंड एक्चुअल नॉर्मल लॉस। लॉस के बीच में डिफरेंस हो रहा है, इतना लॉस होना चाहिए था और इतना लॉस हुआ, तो वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड और एक्चुअल के डिफरेंस को वेरिएंस कहते हैं। कौन सा वेरिएंस लग रहा है? ये मुझे मटेरियल का लॉस वेरिएंस लग रहा है। ऐसा कोई वेरिएंस जैसे हम प्रैक्टिकली पढ़ते तो नहीं, लेकिन भैया एमसीक्यू यही है, दिमाग लगाओ, कुछ अलग भी आ सकता है। मटेरियल लॉस वेरिएंस देखते हैं। बहुत खुशी हो रही है जानकर कि ये बहुत सही जवाब है हमारा। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट। इसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ सकते हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स, इसमें मेंशन नहीं किया कौन से ओवरहेड्स, फैक्ट्री, ऑफिस, तो सारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। प्राइम कॉस्ट तो होती ही वेरिएबल कॉस्ट है, और वेरिएबल ओवरहेड और आ गए, कुल मिला के एक तरीके से टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स तो अल्टीमेट कॉस्ट होती है, सारे ओवरहेड्स मिलाकर, जिसमें फिक्स्ड भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो ये नहीं। वर्क्स कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट होती है, तो इसने फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड तो नहीं बोला। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें फैक्ट्री की भी खर्चे हैं, ऑफिस के भी खर्चे हैं। एक बच गया मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट अभी कुछ देर पहले बताया था दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम है। मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफाइड टूल्स इन कॉस्ट प्लानिंग। कॉस्ट प्लानिंग करने के लिए इनमें से सबसे अच्छी चीज क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, बजट, मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट लेबर। सो प्लानिंग की अगर बात करें तो प्लानिंग से एक शब्द ध्यान में आता है, दिमाग में आता है, वो है बजट। बजट जो आप बनाते हैं वो आप प्लानिंग करने के लिए बनाते हैं। बजटरी कंट्रोल का जो चैप्टर पढ़ा था जिसमें बजट बनाए जा रहे थे, दैट वाज पार्ट ऑफ आवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सो बजट शुड बी आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड कंसिस्ट ऑफ। Cost of goods produced, you can also say it as cost of production. So cost of production में क्या क्या आता है? कॉस्ट शीट वाला सवाल है। WIP और फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, ऐसे इन्वेंट्री को देखकर क्या होगा, खर्चा भी तो देखना है। प्रोडक्शन कॉस्ट, WIP एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। बेसिकली इसमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ना होता तो ये आंसर हो जाता, क्योंकि फिनिश गुड्स जब आप प्लस माइनस देख लेते हो तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाता है। प्रोडक्शन कॉस्ट और वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज लुकिंग टू द प्राइम कॉस्ट एंड वेजेस, मतलब ही नहीं बैठा, प्राइम कॉस्ट में ही वेजेस इंक्लूड होते हैं, सो इट इज सी। देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब है हमारा। नेक्स्ट, रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग खर्चों को मिलाकर इट इज ओवरऑल कॉल्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी बिजनेस को चलाने की कॉस्ट। सीओजीएस तो भैया ये अगर ऑपरेटिंग नहीं है तो क्या है, इसी में तो सवाल बनता है, और ये भी है। ऑपरेटिंग खर्चों में क्या क्या आता है? मेरे एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे, नॉन फाइनेंशियल नॉन सेलिंग खर्चे। सेल्स रेशो नो, sales operating ratio no, it is generally called as simply as operating ratio. So सही जवाब है हमारा। Next, two avoidable reasons for the difference between bin card and physical quantity of material may be dash and wrong posting in the bin card. मेन बात जो नजर में आई वो आई अवॉइडेबल रीजंस। अवॉइडेबल मींस इट वाज ड्यू टू योर ओन मिस्टेक, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। ये नॉर्मल लॉस नहीं कह सकते। नॉर्मल लॉस क्या होता है?
जो उम्मीद होती है कि इतना लॉस तो हो गई, इतने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, पता है इतना लॉस होता है, इट इज अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, when price fluctuate widely, which of the following methods will even out the effect of fluctuation? इस प्राइस में बहुत सारा ऊपर नीचे आ रहा है, इन्फ्लेशन है, कभी नीचे जा रहा है, तो इसका अगर इफेक्ट आपको हटाना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कौन सा तरीका यूज करना चाहिए? आपको फीफो लीफो तो कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फीफो में फिर वो बात आ रही है कि पुराना सामान जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं महंगा सामान रख रहे हो, तो महंगाई तो रखी ना आपने। लीफो में महंगा सामान जा रहा है। बेसिकली यू शुड यूज एवरेज, जहां पर हम ऑन एन एवरेज कर देते हैं, एंड द बेटर एवरेज इज ऑलवेज वेटेड एवरेज। वेटेड मींस क्या होता है? दो को कंसीडर करके एवरेज निकालना। जैसे गुडविल में साल के प्रॉफिट्स भी लिए और नंबर ऑफ ईयर्स के वेट भी लिए, सो वेटेड एवरेज इज बेस्ट। इट्स 46 का ए। 47th, in which of the following methods material issues are priced at predetermined rate? यहां पर हल्की सी गलती हो गई है, at predetermined rate। डिटरमाइंड, प्रीडिटरमाइंड क्या होता है? पहले से ही एक रेट फिक्स कर रखा है, एंड पहले से ही रेट, ये वर्ड को मैंने ध्यान देगा, आंसर इज स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? पहले से डिसाइड कर लेना कि ऐसे करना है, सो डी बिल्कुल सही जवाब। Which of the following does not normally appear on material requisition form? What is material requisition? पढ़ा होगा आपने, requisition होता है मंगवाना, मटेरियल मंगवाने का फॉर्म। अब मटेरियल कौन मंगवाता है? मटेरियल बेसिकली मंगवाया जाता है बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली जो हमारा मटेरियल डिपार्टमेंट है या परचेज डिपार्टमेंट है, उससे सामान मंगवा रहा है। जॉब नंबर, जिस जॉब के लिए सामान मंगवाया आता है, यूनिट कॉस्ट कितने का एक रेट, क्या रेट है मटेरियल का, क्वांटिटी नहीं, ये तो बताओगे ना कितनी क्वांटिटी चाहिए। सप्लायर का नाम नहीं आता, सप्लायर तो उसे बोलते हैं जो अल्टीमेट, जिससे मैंने सामान खरीदता हूं, मैं खरीदते तो परचेज डिपार्टमेंट है, वो मटेरियल एक्विजिशन फॉर्म थोड़ी देते। सो सी सही जवाब। नेक्स्ट, dash is defined as the rate of exchange of labor in an establishment during a particular period। rate of exchange, लेबर का आना जाना देखा जाता है, लेबर टर्नओवर पढ़ रखा हमने। लेबर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेबर का आना जाना लेबर टर्नओवर से, सही जवाब। नेक्स्ट, ओवरटाइम वेजेस होते हैं एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से, एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से होते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, स्ट्राइक हो गया, सो शुड नॉट बी चार्ज टू, शुड नॉट बी चार्ज टू, ये नॉट वर्ड भैया धोखा ना दे दे। देखिए नॉर्मल लॉस अगर कभी होता है तो उसे कॉस्ट में ले जाना चाहिए, एबनॉर्मल लॉस है ये, इसे कॉस्ट में कतई नहीं ले जाना चाहिए, सो इट शुड नॉट बी चार्ज टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। आधी जंग हम लोगों ने जीत ली है, 50 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं। अब जल्दी से अपने बाकी 50 अपनी आधी परफॉर्मेंस भी हम कर लेते हैं। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.